हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट कंप्यूटर साइंस की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो सेशन है ये सेक्शन ए एंड सेक्शन B1 एंड B2 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे रहे हो, आई मीन क्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, या फिर आप इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का एग्जाम दे रहे हो। उन दोनों ही केस में ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली, बिकॉज एज पर द सिलेबस ऑफ क्यूट मैंने सारे ही पॉइंट्स को कवर किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए एंड B1 एंड B2। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे तो आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फिर एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम ये बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क। हालांकि इस कंप्यूटर नेटवर्क को अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं, बट फिर भी हम अपनी ओर से एक बार आपको डिफाइन कर देते हैं दैट जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है तो इसमें दो वर्ड्स हैं। एक तो आपका जो कंप्यूटर है और दूसरा जो आपका है नेटवर्क। वेल, नेटवर्क का मतलब वी ऑल नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट चेन ऑफ एनीथिंग, और चेन ऑफ सिमिलर थिंग भी आप बोल सकते हैं, या एनीथिंग भी आप बोल सकते हैं। तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो जब एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स व्हाट ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो आइडियल डेफिनेशन है, अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें जिसे मैंने सर्कल किया है, सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को हमने वाया केबल, या आज के जमाने में वाईफाई की हम बात करें तो किसी भी मीडियम से हम आपस में उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप बन जाता है। बट प्रेजेंट सिनेरियो में हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम स्मार्ट गैजेट्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। स्मार्ट गैजेट्स का मतलब स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एम्बेडेड प्रोग्राम्स होते हैं, जिनकी हेल्प से दूसरे टाइप ऑफ गैजेट्स को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। लाइक कंप्यूटर से आप स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं या मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब ये सारे डिवाइसेस भी आज के टाइम पे आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होना शुरू हो चुके हैं, इसलिए जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की आइडियल डेफिनेशन अगर आप देखें, सो इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ मोर देन टू कंप्यूटर्स। बट nowadays we can say it is what it's a group of connected device such as computer, such as laptop, printer, scanner, mobile devices which can communicate with each other and share hardware and resources। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसका पर्पस क्या है। वेल, हमने ये बात की कि दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, या मोबाइल उसमें कनेक्ट हो गया, या लैपटॉप कनेक्ट हो कर दिया, या प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। द थिंग इज दैट वाई दिस कंप्यूटर नेटवर्क, या दूसरे तरीके से हम ये कहें कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज क्या है, या तीसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं। सो सबसे पहली बात, जब आप नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है डेटा कम्युनिकेशन का, या दूसरे तरीके से हम ये कहें कि जब आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन को आप शेयर करना चाहते हैं, तो वहां पर कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के पीछे का जो आइडियल पर्पस था, दैट वाज ओनली टू शेयर द इंफॉर्मेशंस बिटवीन द कंप्यूटर्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस। सो जब आप इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। और जब आप रिसोर्स शेयरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहला तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन शेयरिंग सबसे ऊपर है। इंफॉर्मेशन के बाद में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, इनको भी आप एक पर्टिकुलर नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने फोटो कॉपियर मशीन को इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आपस में कनेक्ट कर दिया, या इस प्रिंटर को भी इसमें हमने कनेक्ट किया हुआ है। इससे एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस सिंगल प्रिंटर को ये मल्टीपल नोड्स या मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से हार्डवेयर के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो काफी हद तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब एक ही फोटोकॉपी मशीन को, या एक ही फोटोकॉपियर को, या एक ही प्रिंटर को बहुत सारे या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो एक ही सिस्टम या एक ही प्रिंटर से आपका काम हो रहा है। तो इट रिड्यूसेस योर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। एट द सेम टाइम जब सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की आप बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ
कि भाई ये मेरा नोड है, हमारे पास हमारे मेन सर्वर में, लेट्स सपोज दिस इज माय सर्वर, इस सर्वर में मैंने कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उस एप्लीकेशन को यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक ही एप्लीकेशन पे एक से ज्यादा लोग एक समय पे काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब इट इंक्रीजेस या इट मेक्स द मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, जहां पर कि आपने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक ही सॉफ्टवेयर पे कई लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका टाइम बचता है, सेव होता है, आपकी एफर्ट भी सेव होती है, और एक साथ डिफरेंट लोकेशन पे लोग काम कर रहे होते हैं, जिससे ऑब्वियसली आपका जो वर्क है, आपका जो टारगेट है, वो जल्दी पूरा हो सकता है। सो दैट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन या सॉफ्टवेयर शेयरिंग। तीसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन की, तो मैंने आपसे बात करी दी कि यहाँ बैठे बैठे जैसे अभी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मीडियम है। सो वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर नेटवर्क, एंड यू कैन से दैट इंटरनेट, तो इंटरनेट इज व्हाट, इट्स बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं। इसी तरह से एक और एडवांटेज इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं या यूज आप कह सकते हैं कि अगर आपके से फॉर एग्जांपल मल्टीपल नोड्स हैं, हर एक की कैपेसिटी से 1 TB है, दिस इज ऑल्सो 1 TB, तो इस तरह से यहाँ पर अगर से फॉर एग्जांपल 6 कंप्यूटर्स हैं, तो इनकी टोटल कैपेसिटी क्या हो जाती है? 6 TB हो जाती है। मतलब एक ही नेटवर्क में 1 TB का सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास 5 और सिस्टम इनडायरेक्टली डेटा स्टोर करने के लिए हैं। तो इसका मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही। तो ये तो बात हुई आपके पूरे रिसोर्स शेयरिंग की। इसी तरह से यदि हम बात करें नेक्स्ट एडवांटेज की, तो कॉस्ट एफिशिएंट। जैसे मैंने आपको बोला, एक ही सिंगल प्रिंटर को कई नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो रेट है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो काफी कम हो जाता है। इसी तरह से कलेक्टिव यूजर इंफॉर्मेशन की हमने बात की, दैट इज मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। इंटरनेट की अगर आप बात करो, तो से फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिस्टम का डेटा एक साथ कई लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट है, लेट सपोज www.techtipnow.in, अब ये एक प्रकार का क्या है? इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, या एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है, या आप ये बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट को एक समय पे अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंडिया, कहीं पर भी लोग अपने सिस्टम में वाया इंटरनेट इसको एक्सेस कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम कई लोग इसको एक्सेस कर रहे भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव यूजर इंफॉर्मेशन या मल्टी यूजर इन्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं। ये बात आपके सॉफ्टवेयर शेयरिंग में भी लागू होती है। इसी तरह से इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी थ्रू द इंटरनेट, 24/7 आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो दैट इज ऑल्सो द अनदर एडवांटेज ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये तो बात हुई व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम बात करते हैं एज पर योर सिलेबस, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। वेल देखो, इसमें इसको बहुत ज्यादा डिटेल पे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि इतना आई थिंक हमें जरूरत भी नहीं है। द मेन थिंग इज व्हाट, कि इसमें ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं कि 1961 में आपका क्या आया? ARPANET, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। एंड इसके बाद में आप ध्यान रखें कि ARPANET के बाद में क्या आया था? UCLA SRI, इट बिकेम फंक्शनल विथ कनेक्टिंग विथ UCLA SRI। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि 61 में ARPANET आया, उसके बाद में ईमेल की शुरुआत हुई। सो आप इस सीक्वेंस को ध्यान रखें कि ARPANET के बाद ईमेल, ईमेल के बाद में 1974 में ARPANET का कमर्शियल यूज हुआ और टेलनेट मार्केट में है, जहां पे रिमोट लोकेशन से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1982 में TCP/IP का आना, और 1982 के बाद 1983 में डोमेन नेम सिस्टम आया, जहां पर जैसे आप www.xyz.com की बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट 83 में आया। देन 86 में आया NSFNet, और 1990 में आया आपका www, जिसको बनाया था किसने? टिम बर्नर्ली ने। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस है कि ARPANET, फिर ईमेल, ईमेल के बाद में TCP/IP, और उसके बाद NSFNet, एंड इसके बाद में www, एंड देन वायरलेस या वाईफाई का इजाद हुआ 1997 में, जिसको हम इंडिकेट करते हैं, या बेसिकली 802.11 इज बेसिकली द प्रोटोकॉल एक्चुअली वी कैन से। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। तो इस इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सीक्वेंस। तो ईयर अगर आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये सीक्वेंस को आप जरूर याद रखिए, दैट ARPANET, देन ईमेल, देन TCP/IP, देन डोमेन नेम, देन NSFNet, उसके बाद में www, एंड इसके बाद में वाईफाई। तो ये एक छोटा सा समरी के फॉर्म में हमने इवोल्यूशन को देखा।
इसके बाद में हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। नेटवर्क जब आप इस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ पर आप इन इमेजेस को देख के भी समझ पा रहे होंगे कि जो लेआउट आप प्लान करते हैं कि किस तरह से मेरे कंप्यूटर्स या मेरे नोड्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। एक बात और जरूरी है यहाँ पे जानना, वो ये कि जब आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नोड कह सकते हैं। और जब आप डेटा सर्व करते हो, जब आप डेटा किसी को सेंड करते हो, उस समय आपका ये नोड क्या होगा, सर्वर होता है। और जब ये डेटा रिसीव कर रहा होता है उसे हम उस समय क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। और जो बीच में इनके मीडियम होता है, चाहे वो वायर हो या वायरलेस हो, उसे हम जानते हैं कम्युनिकेशन चैनल के नाम से। इन शॉर्ट आई कैन से कम्युनिकेशन चैनल लाइक दिस। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं वापस आके बात करूंगा नेटवर्क टोपोलॉजी की। सो टोपोलॉजी इज नथिंग, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ लेआउट कि किस तरह से विच एक्चुअली इंश्योर दैट कि हाउ माई नोड्स विल बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। क्या वो कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से होगा, या रिंग के स्ट्रक्चर में होगा, स्टार के स्ट्रक्चर में होगा, या मेश के स्ट्रक्चर में होगा। तो जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स यूज किए, इसे हम बस के स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या एक सीरीज के फॉर्म में भी आप कह सकते हैं। तो क्या इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, और ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको बनाने से हमें फायदा क्या है। तो टोपोलॉजीज बेसिकली इज ऑल अबाउट द लेआउट ऑफ कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क। और ये जो लेआउट्स होते हैं, ये जो टोपोलॉजीज होती हैं, ये हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है उसकी बेसिस पे, हमें स्पीड कितनी चाहिए, हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, क्या वो लोकल एरिया नेटवर्क है, क्या वाइड एरिया नेटवर्क है, या पर्सनल एरिया नेटवर्क है, उनकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो जो हमें पढ़ना है, या जो बेसिकली टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज होती हैं, उसमें होता है स्टार टोपोलॉजी एज यू कैन सी, देन बस टोपोलॉजी जिसे हम लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, या रिंग टोपोलॉजी होती है, या ट्री टोपोलॉजी होती है, या मेश टोपोलॉजी होती है। आई गेस एज पर योर सिलेबस आपको रिंग को नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टार, बस, ट्री या मेश टोपोलॉजी, इन सभी को आपको जानना जरूरी है। नाउ इसको समझने के लिए क्या है, आपको इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि इनको आपस में हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। एक एक करके इन सारी टोपोलॉजीज को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी स्टार टोपोलॉजी की। तो आपको ये इमेज देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जहां पर एक सेंट्रल डिवाइस होता है, और उस सेंट्रल डिवाइस से सारे ही नोड्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो टोपोलॉजी होती है, जहां पर सेंट्रली लोकेटेड डिवाइस से बाकी सारे नोड्स या बाकी सारे कंप्यूटर्स या बाकी क्लाइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी को के बीच में जो सेंट्रल डिवाइस होता है, इसे हम हब या स्विच के नाम से जानते हैं, या हब या स्विच को एज ए सेंट्रल डिवाइस हम यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में। सवाल ये होता है कि स्टार टोपोलॉजी का फायदा क्या है, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो एडवांटेजेस की अगर आप बात करो स्टार टोपोलॉजी की, तो पहला तो ये कि इट इज लेस एक्सपेंसिव, इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड अपडेट, इजी ट्रबल शूटिंग क्योंकि ये उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। साथ ही साथ इट इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर से स्टार टोपोलॉजी में अगर ये वाला नोड काम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा नोड बंद हो जाएगा। बाकी सारे नोड्स और बाकी पूरा नेटवर्क कनेक्टेड होगा, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन उसमें कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ अगर आप इसमें कोई नया ऐड करना चाहते हैं नोड, तो आप आसानी से एक सिंगल केबल को इस सेंट्रल डिवाइस से, एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये कंप्यूटर बना दिया, इट शुड बी लाइक स्विच का एक्चुअली डिजाइन होना चाहिए था, बट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ये सेंट्रल डिवाइस का मतलब हम स्विच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये नोड को आसानी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का कॉस्ट ज्यादा होता है। लेकिन बस टोपोलॉजी क्या होती है, वो बहुत ही छोटे लोकल एरिया नेटवर्क, या जब आप किसी एक कमरे में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए वो ज्यादा बेटर है। स्टार टोपोलॉजी थोड़ा सा लैन का जब साइज आपका बड़ा होता है तो ज्यादा बेहतर काम करती है। और बस टोपोलॉजी को आप थोड़े से बड़े साइज के लैन में भी काम अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता, इफिशियंसी उसकी उतनी नहीं होती। इसलिए ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन एक्सपेंसिव की जहां तक बात है, एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी इसका ज्यादा होता है। हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो देखिए, इसमें जो मेजर डिसएडवांटेज है वो यही है कि जितने भी नोड्स हैं वो हमारे सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, या स्विच या हब से कनेक्टेड होते हैं। तो इन केस अगर आपका स्विच या हब में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऑब्वियसली पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, आपका डाउन हो सकता है। सो दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी, कि पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो आपके
सेंट्रल डिवाइस या स्विच या हब के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, सेंट्रल डिवाइस की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, आपका नेटवर्क उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर सेंट्रल डिवाइस सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस या पूरे ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी उतनी सही तरीके से नहीं आ सकती है। और तीसरा इसमें बोलता है कि एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, इसमें आपको केबल की साइज जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट को, केबल के पॉइंट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मेश टोपोलॉजी होती है एज कंपेयर टू स्टार, उसमें ज़्यादा आपको केबल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। इसके बाद में हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो आप देख के समझ पा रहे होंगे कि बस टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर एक सेंट्रल केबल होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो केबल आपको दिख रही है, इससे ही बाकी सारे नोड एज ए सीरीज क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इस सेंट्रल केबल को हम बैकबोन के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। दूसरी चीज, ये जितने भी नोड्स होते हैं, ये नोड्स एक प्रकार से इंडिपेंडेंट ही हैं। तीसरी बात, बस टोपोलॉजी जो होता है, इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत ही छोटे नेटवर्क के लिए ये सही होता है। चौथी बात कि ये जो नोड्स होते हैं, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो सारे ही नोड्स पे क्या होता है, पहुंचाया जाता है। लेकिन उसको रीड कोई एक ही नोड करता है, जिस नोड में उसका एड्रेस होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि बस टोपोलॉजी में जो डेटा है वो सारे ही नोड्स तक ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि केबल से कनेक्टेड है। तो केबल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर नोड तक ही पहुंचाना है। इसलिए सारे ही नोड्स तक इंफॉर्मेशन जाती है, लेकिन रीड सिर्फ वही नोड करता है जिस नोड के साथ उस इंफॉर्मेशन का एड्रेस मैच होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नाउ बस टोपोलॉजी की अगर आप एडवांटेजेस की बात करो तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता है। साथ ही साथ ऑब्वियसली इसमें खर्चा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस की बात करोगे, देन कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो केबल पे बेस्ड है। तो ऑब्वियसली बड़े नेटवर्क के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एफिशिएंसी नहीं है। सेंट्रल केबल अगर इसकी खराब हो जाए या डाउन हो जाए तो पूरा नेटवर्क आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। तीसरा, इसमें जो डेटा का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। साथ ही साथ एज कंपेयर टू स्टार एंड अदर टोपोलॉजी, इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो भी काफ़ी कम होती है। तो ये डिसएडवांटेजेस को आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन भले ही सिंपल होता है, लेकिन इसकी जो डायग्नोसिस है वो थोड़ी सी टफ होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे बस टोपोलॉजी के इन फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी की। वेल, ट्री को हम बोलते हैं स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारी एक मेन केबल है। उस मेन केबल से हमने यहाँ पर स्टार के फॉर्म में या जरूरत के हिसाब से इस तरह से नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया है। एंड वाई इट इज कॉल्ड ट्री, बिकॉज यहाँ पर ये ब्रांचिंग के बेसिस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस तरह से ट्री में ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह से इसमें फर्दर और इस तरह से क्या हो सकती हैं, ब्रांचेस की जा सकती हैं। इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। इसकी इफिशियंसी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्पीड होती है। जब बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं या आपके कॉलेज में डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, तो उन डिफरेंट बिल्डिंग्स में छोटे छोटे स्टार टोपोलॉजीज के को इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाया गया होगा। और वो सारे नेटवर्क जो होंगे आपस में सेंट्रल केबल के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो ओवरऑल आपके जो स्कूल या आपके कैंपस का जो नेटवर्क तैयार हो रहा है वो ट्री टोपोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड व्हाट स्टार एंड बस टोपोलॉजी, एज यू कैन सी, क्योंकि यहाँ पर केबल भी है और आपका सेंट्रल डिवाइस भी इसमें इस्तेमाल होता है। नाउ यहाँ पर आप इसे पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ये तो पॉइंट टू पॉइंट आप डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं, या एक ही पॉइंट से मल्टीपल कनेक्शन भी जा रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसे हम पेरेंट चाइल्ड हियरार्की के फॉर्म में भी जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी ट्री टोपोलॉजी से के बारे में। अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है जब बड़े नेटवर्क की आप लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में आप सोचते हैं या बनाने की सोचते हैं। जैसे अभी मैंने एक सिंगल कैंपस की बात की, डिफरेंट बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने की हमने बात की। अगर इसमें कोई एक नोड फेल हो जाए, लोअर लेवल पे नोड अगर कोई फेल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज देखोगे कि हाई ऑर्डर का से फॉर एग्जांपल कोई नोड खराब होगा तो उसके नीचे के जितने हैं उनमें भी नेटवर्क नहीं जाता है। ये एक पॉइंट है। इट इज फ्लेक्सिबल नेटवर्क बिकॉज न्यू नोड कैन बी एडेड इजिली विदाउट इंटरप्टिंग द होल नेटवर्क।
तो यहाँ पर भी वही बात है, चूंकि ये स्टार को फॉलो कर रहा है तो नया नोड आसान है इसमें ऐड करना, और इसमें कम्युनिटी सपोर्ट ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि स्टार टोपोलॉजी को हम इसलिए कंसीडर करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने का, क्योंकि नेटवर्क के अगर आप साइजेस की बात करो तो उसकी बेसिस पे छोटे नेटवर्क बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बड़े, इसलिए स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन जब आप कैंपस में कनेक्ट करते हैं तो ट्री टोपोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस की बात करोगे, सो वी कैन से दैट कि बेसिकली ये पूरे मेन सेंट्रल केबल पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन मेन केबल में अगर कोई फॉल्ट आएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठने का चांसेस है। दूसरा, इसका ये इट इज़ एज कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी एक्सपेंसिव होती है, इसमें खर्चा ज़्यादा बैठता है, और इसका मेंटेनेंस भी ऑब्वियसली क्या होता है, टफ होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू स्टार एंड बस। तो ये तो बात हुई हमारे ट्री टोपोलॉजी की। इसी तरह से एक और टोपोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड योर मेश टोपोलॉजी। वेल, मेश टोपोलॉजी में बेसिकली क्या है, सारे ही नोड्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल डिवाइस का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पर नोड्स होते हैं वही क्लाइंट का भी काम करते हैं, वही सर्वर का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर ये इससे कनेक्ट है। अब इसी नोड को आप देखें तो ये सबसे कनेक्टेड है। इसी तरह से ये वाला जो नोड है, ये देखिए, इससे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है सबसे ये कनेक्टेड है। आप इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेश टोपोलॉजी का मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है जहां पर आपको सेंट्रल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका ये फायदा, जो मेजर फायदा होता है वो यही कि सारे ही क्लाइंट सर्वर हैं, तो इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ नेटवर्क होता है जिसमें कोई एक नोड भी खराब हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दिस इज कॉल्ड मेश नेटवर्क। नाउ इसमें क्या होता है कि स्पीड जो होती है, ट्रैफिक जो होता है, वो बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, इट इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब वही हुआ कि अगर कोई एक पर्टिकुलर नोड यहाँ पर किसी में प्रॉब्लम आ जाए तो उससे कोई आपका नेटवर्क पूरा बैठ जाएगा या क्लोज हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, लेकिन स्केलेबल होता है। स्केलेबल का मतलब ये है कि हर एक नोड जो है, मैंने आपको बताया कि क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम करता है, रूटर का भी काम करता है। तो इसका मतलब ये बेस्ट पाथ को फाइंड आउट कर सकता है कि किस रूट से हमें डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो स्पीड जो होती है वो बहुत अच्छी होती है आपके मैश नेटवर्क में। और दूसरा, सिक्योरिटी भी इसमें सही तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करोगे, केबल बहुत ज़्यादा लगती है, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, तो मेंटेनेंस थोड़ा इसमें टफ होता है। दूसरा, हर एक नोड जो होता है उसको कई नोड से हम कनेक्ट करते हैं, तो मल्टीपल कनेक्शंस या बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। एक्सपेंसिव मैंने आपको बता ही दिया। तो ये तो बात हुई हमारे पूरे टोपोलॉजीज की। अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे कि कंप्यूटर जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को भी हमें जानना जरूरी है। नेटवर्क डिवाइसेस के बाद में कौन कौन से नेटवर्क के टाइप्स होते हैं। तो नेटवर्क टाइप्स तो कॉमनली हमको पता ही है, लैन वैन मैन की हम बात करते हैं। लेकिन नेटवर्क डिवाइसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लिहाज से। हम सभी को इसकी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। वेल, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हब की। हब बेसिकली क्या है, वी ऑल नो दैट कि जब आप स्टार टोपोलॉजी बनाते हैं तो वहां पर हम हब का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बाकी सारे नोड्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है, ये तो हमको समझ में आ ही गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इट कनेक्ट्स मल्टीपल नोड्स इन ए नेटवर्क एंड सेंड एंड रिसीव डेटा। नाउ ये जो हब होता है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बेसिकली क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा डिवाइस है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जब भी आएगा तो हब होता है। इसका कारण क्या है कि हब का अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इसके अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं होता है जो ये डिसाइड कर सके कि अगर इस हब के पास में, जैसे मान लीजिए अगर आपका हब है, आप यहाँ से इसका कोई डेटा इसके पास आया, तो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि इसको मुझे यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है या यहाँ भेजना है। ये सभी के पास उस डेटा को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। बिकॉज, और यही कारण है कि इसको डंब टर्मिनल भी बोला जाता है। तो हब जो होता है आइडियली हम स्टार टोपोलॉजी के केस में इस्तेमाल करते हैं एज ए सेंट्रल डिवाइस। ये डंब टर्मिनल होता है, साथ ही साथ बेसिकली ये डेटा को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा कि हब जो होता है, इट वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि देखिए, ये आपका सोर्स है, आई मीन सर्वर है, ये हमारा डेस्टिनेशन या क्लाइंट है, इसके बीच में हमने स्विच को लगाया। तो जब ये डेटा ट्रांसमिट करेगा तो जब तक ये यहाँ पहुंचेगा नहीं तब तक यहाँ से डेटा इधर वापस नहीं आएगा। तो वन वे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है।
लेकिन डुप्लेक्स में आना और जाना दोनों होता है, लेकिन एक बार आएगा एक बार जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके हब से रिलेटेड। अगर स्विच की बात की जाए, जो दूसरा नेटवर्क डिवाइस है स्विच, ये भी हम स्टार टोपोलॉजी में ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मतलब एज ए सेंट्रल डिवाइस। लेकिन स्विच की जो खास बात है वो ये कि इट इज़ कंसीडर्ड एज इंटेलिजेंट हब। उसका रीज़न ये है कि ये जो स्विच होता है इसके अंदर अपना प्रोग्राम होता है, जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड कर सकता है कि किस पर्टिकुलर डेटा को मुझे किस पर्टिकुलर लोकेशन तक भेजना है। और इसके लिए जिस एड्रेस का वो इस्तेमाल करता है दैट इज योर मैक एड्रेस, और मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्विच जो होता है वो मैक एड्रेस यूज करता है, और ये जो मैक एड्रेस होता है ये परमानेंट होता है, ये चेंजेबल नहीं होता है, क्योंकि जब ये कंपनी से बन के आता है स्विच, उसमें ये इस एड्रेस को इसको डाल दिया जाता है। तो स्विच जो है, और यही मैक एड्रेस जो होता है ये मैच करता है जो नोड्स कनेक्टेड होते हैं आपके साथ। जैसे ये कंप्यूटर है, इसके पीछे में आप केबल से इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पे लगा होता है, ये भी मैक एड्रेसेस को ही यूज करता है। तो स्विच का जो एड्रेसिंग सिस्टम होता है वो इसके साथ कॉम्पैटिबल हो जाता है, जिससे ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से डेटा को किस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचाना होता है। इसलिए स्विच जो होता है इसे हम इंटेलिजेंट हब के नाम से जानते हैं, और ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अगले डिवाइस को देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रूटर की। रूटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है नेटवर्किंग का, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। कंफ्यूजन कब क्रिएट करता है? जब हम गेटवे के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। पहली बात तो ये, रूटर को उसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये जब सोर्स और डेस्टिनेशन अर्थात सर्वर और क्लाइंट के बीच में जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है तो बेस्ट रूट को फाइंड करने का प्रयास करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये एक सोर्स है और हमें इस डेस्टिनेशन तक कोई डेटा को पहुंचाना है। तो ये रूटर देखता है कि मेरे पास कौन कौन से अवेलेबल पाथ हैं, और उन अवेलेबल पाथ में कौन सा पाथ है जो बेस्ट है, जिसमें ट्रैफिक सबसे कम है और जो शॉर्ट हो सकता है। उस पाथ को ये एनालाइज करके सेलेक्ट करता है, और फिर वहां से ये डेटा को क्या करता है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो रूटर का प्रमुख कार्य है डेटा को रिसीव करना, एनालाइज करना, मूव करना इनकमिंग डेटा पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। यहाँ पे अनदर नेटवर्क की बात कर रहा है, लेकिन इट हैज द एबिलिटी टू एनालाइज एंड फाइनलाइज द बेस्ट रूट टू सेंड और रिसीव डेटा। दैट इज द बेसिक पर्पस। अब यहाँ पे जब डिफरेंट नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो दूसरा जो रूटर का जो मेजर यूज होता है दैट इज बेसिकली कि ये जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, दूसरा यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, लेकिन अगर इनका प्रोटोकॉल सेम है, ये दोनों ही नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं और इनको आपस में अगर कनेक्ट करना है तो इनके बीच में क्या है, आप रूटर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पहला तो बेस्ट रूट को फाइंड करना, रूट को एनालाइज करना डेटा को सेंड करने के लिए। दूसरा, सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले डिफरेंट नेटवर्क्स को ये आपस में कनेक्ट कर सकता है। तो ये इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं। और बेस्ट सुटेबल कब होता है इंटरनेट के लिए, क्योंकि इंटरनेट में आपके कंप्यूटर या आजकल जितने भी मॉडेम्स के साथ में रूटर इनबिल्ट आते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे गेटवे की। गेटवे का जो आइडियल पर्पस है, अगर आप गेटवे की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये हार्डवेयर भी हो सकता है। गेटवे को मेन बताने से पहले मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि जो स्विच आप यूज करते हैं, जो हब आप यूज करते हैं, या रूटर जो आप यूज करते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं गेटवे ही कहलाते हैं जब आप किसी नेटवर्क में इनको कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप गेटवे की आइडियली स्पेशली जब पढ़ने की बात करते हैं, अगर यहाँ पर ये गेटवे पॉइंट लिखा हुआ है तो इसका कारण होगा। तो आइडियली सिर्फ गेटवे का पर्पस क्या है, तो कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस गेटवे का कार्य कर सकता है, ये पहली बात आप अपने दिमाग में डाल लें। लेकिन जब आप आइडियल गेटवे की बात करते हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, हमारे आइडियल गेटवे की। तो जब आप आइडियल गेटवे की बात करते हैं तो इसका प्रमुख कार्य होता है डिफरेंट जो नेटवर्क्स होते हैं, जो भी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो कि फॉलो करते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, उनको ये क्या करता है, आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो रूटर जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क विद सेम प्रोटोकॉल। गेटवे जो होता है, जो भी नेटवर्क हैं, अगर वो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, गेटवे। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज योर
डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि प्रोटोकॉल आई मीन गेटवे का जो आइडियल पर्पस है वो ये है, ये फायरवॉल के जैसे भी काम करता है। मतलब किसी नेटवर्क में जो डेटा आ रहा है वो वैलिड है या नहीं है, या डेटा से आई मीन किसी नेटवर्क से जब आप डेटा बाहर भेज रहे हो तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी को चेक करना, ये भी कार्य किसका होता है, आपके गेटवे का होता है। तो जो फायरवॉल आप यूज करते हैं ना, वो भी एक गेटवे का ही रूप होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देन रूटर जो आप होता है उसको भी आप एज ए गेटवे यूज कर सकते हैं, बस डिफरेंस जो होता है प्रोटोकॉल का। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गेटवे जो है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का भी काम करता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ बातें हुई आपके गेटवे से रिलेटेड। आगे बढ़ के और अगले पॉइंट्स को देखते हैं, मतलब अगले डिवाइस को देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिपीटर। रिपीटर सिंपल है, जैसा इसका नाम है। कोई भी जब डेटा या कोई भी नेटवर्क जब आप स्टैब्लिश करते हैं तो यदि दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 100 मीटर से ज़्यादा है तो उसके सिग्नल के वीक होने के चांसेस होते हैं। तो इनके बीच में ये रिपीटर्स को लगाया जाता है। तो ये रिपीटर क्या करते हैं, जो भी सिग्नल यहाँ पे आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के फुल सिग्नल करके अगले नोड तक पहुंचाने का काम करते हैं या भेज देते हैं। तो ये रिपीटर क्या करते हैं, इट रीजनरेट सिग्नल्स आफ्टर एनहांसिंग इट्स, यू कैन से अब एनहांस क्या करेगा, तो इसकी स्ट्रेंथ को एनहांस करके इसे बढ़ाने का कार्य करता है। एक ही सेम नेटवर्क होना चाहिए, एक सिंगल टाइप ऑफ नेटवर्क में ही रिपीटर का इस्तेमाल करता है। डिफरेंट नेटवर्क्स में आप रिपीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और वीक सिग्नल्स को ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दे आर ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अंदर में कुछ गैजेट्स या डिवाइसेस नहीं लगे होते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे रिपीटर की। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है दैट इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, या जिसे मॉडेम के नाम से जानते हैं। तो मॉडेम का पहला बात तो ये कि मॉडेम का फुल फॉर्म आप याद रखो, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मतलब मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर सिग्नल्स को ऑडिबल सिग्नल में या फोन सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, एंड फोन सिग्नल्स को जब आप वापस कंप्यूटर सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर सिग्नल्स के कन्वर्जन को लेके होता है। नाउ ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल भी आप बोल सकते हैं, या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य। तो आपके एयर में जो सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर में जो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर, दे आर इन फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म। तो ये डिफरेंट सिग्नल्स को क्या करता है, आपस में कन्वर्जन का काम करता है। तो जब आप एनालॉग से डिजिटल में डिजिटल से एनालॉग करते हैं, सो दैट इज आई थिंक मॉड्यूलेशन। और जब आपके डिजिटल से एनालॉग में होता है, एनालॉग से जब डिजिटल होता है तो दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो ये तो बात हुई हमारे मॉडेम की। और जब आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी करते हैं वहां पर इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अब स्पेसिफिकली मॉडेम के नाम से ज़्यादातर डिवाइसेस नहीं आते, क्योंकि अब रूटर में ही मॉडेम इनबिल्ट होता है, तो हम ज़्यादातर रूटर का ही प्रयोग करते हैं एज ए मॉडेम। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नाउ इसके बाद में अनदर इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस ईथरनेट कार्ड। और ये जो ईथरनेट कार्ड होता है ये बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में, स्पेशली जो डेस्कटॉप्स लगे होते हैं उन डेस्कटॉप्स में ये ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है। आपका जो डेस्कटॉप का सीपीयू होता है, जहाँ पर बैक साइड में आपके यूएसबी पोर्ट्स और प्रिंटर के पोर्ट्स दिए होते हैं, वहीं पर आप नीचे में देखेंगे एक लैन का पोर्ट रहता है। तो ये जो लैन का ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम जाके अपनी ईथरनेट केबल को कनेक्ट करते हैं, और इस ईथरनेट केबल के थ्रू फिर डेटा क्या होता है, इस सीपीयू से या इस सीपीयू में आने जाने का कार्य करता है। नाउ एनआईसी कार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, दिस इज बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका एनआईसी कार्ड बोलते हैं। आजकल ये इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड आते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन अगर आपके मदरबोर्ड का इनबिल्ट कार्ड खराब हो जाए उस सिचुएशन में आप ईथरनेट कार्ड का प्रयोग करते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि ये मदरबोर्ड में माउंटेड होते हैं, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे। इसकी जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है दैट यू ऑल कैन सी दैट 10 Mbps से 1 Gbps आप कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक एक्टिव डिवाइस है, और एनआईसी भी क्या यूज़ करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्रयोग करता है डेटा ट्रांसमिशन के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई हमारे ईथरनेट कार्ड की। इसके बाद में हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
और नाउ-अ-डेज एक और कैटेगरीज हमने बना दी है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखो, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन पे, एक ही पोजीशन पे, एक ही कैंपस में जब कोई नेटवर्क बनता है, एक ही लोकेशन पे, एक सिंगल जगह पे, तो वो हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। पहले बोलते थे एक सिंगल रूफ में, लेकिन अब इसे हम कंसीडर करते हैं लोकेशन, सिंगल कैंपस। तो 0 से लगभग 5 किलोमीटर के अराउंड या 10 किलोमीटर के अराउंड में भी जो नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क की जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको समझने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि हम इसके, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कौन सा एरिया नेटवर्क है, जो एक मेट्रो सिटी को कवर करता है, एक सिंगल सिटी में डिफरेंट लोकेशंस पे जब नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब हो सकता है, या आप ये बोलें कि अक्रॉस द कंट्री हो सकता है, अक्रॉस द स्टेट हो सकता है, अक्रॉस द सिटी हो सकता है, डिफरेंट लोकेशंस पे। नाउ इनको पढ़ने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इनको आपस में क्या करें, कंपेयर करें। पर्सनल एरिया नेटवर्क में आने से पहले मैं इनका कंपैरिजन करना चाहूँगा, सो दैट एक ही बार में सारा पॉइंट्स हमारा कवर हो जाए। नाउ लैन का फुल फॉर्म क्या है? नाउ वी ऑल नो लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज मेट्रोपॉलिटन, दिस इज वाइड एरिया। इसकी डिस्टेंस होती है 0 से 10 किलोमीटर, ये होता है 10 to 50। इट इज़ मोर देन 50 किलोमीटर। ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट ओनरशिप्स होती हैं, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है मैन। और वाइड एरिया नेटवर्क भी पब्लिक प्राइवेट होता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या होता है, पब्लिक होता है। सिमिलरली इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड है एज कम्पेयर टू मैन एंड वैन लैन में ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली साइज ज़्यादा छोटा है इसका। मेट्रोपॉलिटन की स्पीड थोड़ी सी कम होती है लैन से, और वाइड एरिया की एज कम्पेयर टू लैन एंड मैन सबसे कम होती है। लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल कोई स्कूल का कैंपस, कॉलेज का कैंपस आप ले सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया के केस में आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पुलिस स्टेशन को कंसीडर कर सकते हैं। और जो बैंक्स होते हैं, नेशनल बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, या जो रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, या जो रेलवे के नेटवर्क है, या इंटरनेट है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क को आप ध्यान रखिएगा कि पर्सनल एरिया नेटवर्क ज़्यादातर वाईफाई का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आप अपने घर पे अपने ही पर्सनल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। वाया ब्लूटूथ ये कनेक्शंस होते हैं। साथ ही साथ इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है वो 10 to 30 मीटर्स हो सकती हैं। और ज़्यादातर ये क्या, हमेशा ये प्राइवेट ही रखा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क ज़्यादातर जब कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे लोगों ने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया, आपने भी इसका प्रयोग किया होगा। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है जिसे अभी हमने देखा। बात आती है एज पर योर सिलेबस, हमें जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना है, दैट इज़ योर मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। ज़्यादातर जो स्विच होते हैं या जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं जो आपके सीपीयू के बैक साइड में लगे रहते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस होते हैं। ये 12 डिजिट के हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। दूसरा, ये परमानेंट होते हैं, क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जब होती है किसी भी कार्ड की या स्विच की, तो उसमें ये पहले से डाल दिया जाता है। दूसरा, एनी सिस्टम इन ए नेटवर्क कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग मैक एड्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब केबल के थ्रू आप डेटा कनेक्ट करते हैं, सॉरी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो मैक एड्रेसेस के द्वारा ही उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा सोर्स कहाँ तक जाएगा, कौन डेस्टिनेशन है, कौन सोर्स है। तो ये तो बात हुई मेरे मैक एड्रेस की। इसी तरह से जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस का भी आना बहुत लाजमी बात है, क्योंकि जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो आपने सुना होगा टीसीपी आईपी। तो वहाँ पर ये जो आईपी है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, जिसने इंटरनेट में जो डेटा कम्युनिकेट होगा उसके स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है। नाउ इट कैन, ये जो एड्रेस होता है ना, ये डायनेमिक होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपके ही सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज किया जा सकता है या चेंज हो सकता है। इट इज़ नॉट फिक्स्ड एक्चुअली। सो ये बात को आप ध्यान रखना। और ये 2 वर्जन्स में आता है, एक IPv4 जो इसका पहला वर्जन या प्रीवियस वर्जन था, करंट में इसका जो नया वर्जन आया दैट वाज IPv6। ध्यान रखेंगे कि IPv4 जो होता है 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, एंड IPv6 जो होता है दैट इज़ 128 बिट न्यूमेरिक एड्रेस। तो ये कुछ आपके IP से रिलेटेड जानकारी थी, IP एड्रेस से रिलेटेड। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि टू ईच नोड इन ए नेटवर्क विच यूजेज इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। तो ज़्यादातर जब आप इंटरनेट का जब काम करते हैं या कोई वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादातर आता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं
ये मेरा पहला पार्ट था कंप्यूटर नेटवर्क का एज पर योर सिलेबस। अब अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या आईपी के स्टूडेंट हैं, आपको आगे इंटरनेट को भी पढ़ना होगा। तो अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द इंटरनेट। नाउ वी ऑल नो दैट कि इंटरनेट इज व्हाट, इट इज बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये एक इंटरनेट बनाता है। नाउ ये एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें काउंटलेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अक्रॉस द ग्लोब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जब आप नेटवर्क इंटरनेट को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो यहाँ पर सैटेलाइट, रूटर, वायर्स, मॉडेम्स, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इस डायग्राम से आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल रहा होगा। इंटरनेट को कई लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी बोलते हैं। फुल फॉर्म के बारे में बात की जाए, कई दफ़ा इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोला जाता है, बट बेसिकली मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ इंटरनेशनल नेटवर्क से। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बोल सकते हैं, या बेसिकली इंटरनेट इज़ ए वाइड एरिया नेटवर्क। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो इंटरनेट की बात हुई। इंटरनेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि इंटरनेट बेसिकली जो है ना वो हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इंटरनेट के अंदर 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। एक जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर www, सेकेंड इज व्हाट योर ईमेल, थर्ड इज योर चैट, फोर्थ इज व्हाट वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब इन सारी एप्लीकेशंस को एक एक करके हम समझते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www। तो इंटरनेट जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइमरली इट इज व्हाट हार्डवेयर बेस्ड एंड www इज प्राइमरली व्हाट सॉफ्टवेयर बेस्ड। पहली बात तो ये। दूसरा, इंटरनेट कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। www is basically collection of web documents which is made up with HTML, JavaScript and all that। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिनको आपको ध्यान रखना है। एक एक करके इन सारी एप्लीकेशंस को समझते हैं। सबसे पहले बात आ रही है वर्ल्ड वाइड वेब की। तो देखो, वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली एक एप्लीकेशन है इंटरनेट की जो मेनली आपके सिस्टम तक वेब डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको हम वेबसाइट भी बोल सकते हैं। और वेबसाइट जब बोलते हैं तो ऑब्वियसली वेबसाइट का मतलब वो वेब पेजेस से मिलकर बनते हैं। और जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं उसके लिए हम HTML लैंग्वेज का प्राइमरली इस्तेमाल करते हैं। और इस HTML लैंग्वेज को सबसे पहले 1990 में या 1990 में किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने। जो हमने इवोल्यूशन देखा वहाँ पे भी इसके बारे में डिस्कशन किया। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्यों इसमें हाइपरटेक्स्ट की बात कर रहे हैं? क्योंकि वेब पेजेस क्या होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जो कनेक्शन होता है यहाँ पे, जो लिंक बनता है दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। और जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। इसलिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लैंग्वेज का प्रयोग सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग करते हैं, डिजाइन के लिए। इसके द्वारा हम कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं करते। तो जितने भी HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। ये जो कंटेंट होता है ये हमारे www में वेब डॉक्यूमेंट में होता है। और इन वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इनका एक एड्रेस बनता है जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, या वेबसाइट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और इन HTML डॉक्यूमेंट्स को या www के कंटेंट को रीड करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है वेब ब्राउजर की। उसके बगैर आप इस कंटेंट को रीड ही नहीं कर सकते। और जो प्रोटोकॉल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है दैट इज बेसिकली योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड। द नेक्स्ट इज, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www। तो मैं जल्दी से इसको एक बार और आपको समराइज कर देता हूँ दैट इंटरनेट प्राइमरली हार्डवेयर बेस्ड है जबकि www सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। इंटरनेट एक पूरे नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करता है और www इसका ही एक पार्ट है। जबकि www बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स का या कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। बेसिकली इंटरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए, जबकि www HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। तो ये तो बात हुई डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www। नेक्स्ट वी विल सी, मैंने आपको बताया कि www में जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रेफरेंस में लेने के लिए उसका एड्रेस किया जाता है। और इन वेब डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए वेब पेजेस बनाए जाते हैं। और जब वेब पेजेस आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है तो एक सिंगल जो पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसे हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। वेबसाइट को डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस के नाम से, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये ज़्यादातर
वेब सर्वर में इंस्टॉल किए जाते हैं, वहीं से अक्रॉस द ग्लोब ये सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, वेब सर्वर का मतलब ये है कि कोई एक सर्वर है, उस सर्वर में आपने अपने वेबसाइट को डाल दिया, एक एड्रेस इसको असाइन कर दिया, अक्रॉस दी ग्लोब सारे लोग फिर जब इस वेबसाइट को ओपन करते हैं इस एड्रेस के द्वारा, तो ये एड्रेस इसके यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होके वापस आपके कंप्यूटर सिस्टम तक आता है। तो वेब सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे चल के अभी हम बात करते हैं। ये तो बात हुई मेरे वेबसाइट की। जब आप वेबसाइट के कंटेंट की बात करते हैं, वी ऑल नो वेब पेज इज देयर, होम पेज इज देयर, हाइपरलिंक इज देयर, हाइपरटेक्स्ट इज देयर, वेब एड्रेसेस दैट इज यूआरएल इज देयर, कंटेंट एंड डिजाइन। तो एक एक करके ये कुछ की टर्म्स हैं, उसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेब पेज की। तो पहली बात तो ये कि वेब पेज क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच वी एक्चुअली क्रिएट फॉर www। दूसरी बात, ये बनाए जाते हैं आपके HTML के द्वारा। तीसरी बात, इन्हें ब्राउजर में देखा जाता है। चौथी बात कि वेब जो पेजेस होते हैं इनका कंटेंट में टेक्स्ट भी हो सकता है, इसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, इसमें ऑडियोज मीन्स MP3s भी आप ले सकते हैं, इसमें वीडियोस भी आप डाल सकते हैं। मीन्स ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू कैन यूज इन योर वेब पेजेस। एंड वेब पेजेस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। ये तो बात हुई मेरे वेब पेज के डेफिनेशन की। देन द नेक्स्ट इज व्हाट होम पेज। होम पेज वेब पेज ही होता है, लेकिन ये वेबसाइट का मुखौटा होता है। मतलब जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज आपकी स्क्रीन पे आता है दैट इज कॉल्ड योर होम पेज। इसे हम लैंडिंग पेज के नाम से भी जानते हैं। और होम पेज जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये पूरे वेबसाइट की अपीयरेंस बताता है। साथ ही साथ जितने भी आपके वेबसाइट के लिंक्स हैं, क्या क्या आपने बनाया, उन सब की जानकारी भी होम पेज देता है। इसलिए अगर होम पेज सही तरीके से डिजाइन नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक है वो बहुत कम हो सकता है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जो होम पेज का डिज़ाइन है इट शुड बी वेल डिजाइंड एंड वेल फॉर्मेटेड सो दैट आसानी से यूज़र समझ सके, या यूज़र को जो चाहिए वो उसे आसानी से वहाँ पे मिल सके। दैट इज़ योर होम पेज। देन द नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ वेब पेजेस। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जिसका कंटेंट फिक्स होता है, वो बहुत ही कम चेंज होता है, 6 मंथ में या 1 ईयर में एक बार। लेकिन डायनेमिक पेजेस का जो कंटेंट है वो डायनेमिकली हर समय, हर घंटे, हर मिनट चेंज हो सकता है। और यूजर को भी जो स्टैटिक पेज होता है वो अक्रॉस द ग्लोब सारे ही यूजर्स को सेम मिलता है, लेकिन डायनेमिक वेब पेज के केस में जो कंटेंट है वो यूजर वाइज चेंज हो सकता है। सो दैट्स द डिफरेंस। अब इनके डिफरेंसेस की बात की जाए तो आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि स्टैटिक पेज का जो कंटेंट है वो फिक्स होता है हमेशा। डायनेमिक पेज का कंटेंट वेरी कर सकता है। दूसरा, स्टैटिक पेज के लिए सिंपल HTML इज सफिशिएंट, लेकिन डायनेमिक कंटेंट या डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए आपको HTML की जरूरत पड़ती है, या PHP, जावा, एवरी लैंग्वेज यू ऑल कैन यूज। देन स्टैटिक पेज इज बेसिकली जो होता है कि वो बहुत कम अपडेट होता है। डायनेमिक पेज तो लगभग रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है। दूसरा, स्टैटिक पेज को लोड होने में टाइम कम लगता है क्योंकि उसमें कंटेंट ज़्यादातर डेटा नहीं होते, टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट वगैरह होते हैं, इमेजेस वगैरह होती हैं। लेकिन डायनेमिक वेब पेज में एक्चुअली क्या रहता है कि आपका जो वेब पेज होता है वो एक डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, जब कोई इस पेज को ओपन करने की रिक्वेस्ट करता है, तो जब ये पेज ओपन होता है तो सर्वर क्या करता है, इसका कनेक्शन बनाता है पहले डेटाबेस से, फिर यहाँ से डाटा निकाल के थ्रो करता है यूजर के एंड पे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दिस। देन द नेक्स्ट इज व्हाट URL। URL इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। यू कैन सी दिस एड्रेस। जैसे ये एड्रेस है, मान लो आपने लिखा www.techtipnow.in, ऑलराइट। तो इसको भी हम URL बोल सकते हैं, बट ये एक वेबसाइट एड्रेस होता है। आइडियली जब आप किसी URL को देखते हैं तो ये पूरा होता है कुछ इस तरह से। तो ये भी एक URL है, या फिर इसके आगे कोई एक स्पेसिफिक फाइल तक अगर आपको जाना है तो आप इस तरह से डाउनलोड भी लिख सकते हैं, download.html या जो भी एक्सटेंशन है। तो आइडियली URL में 3 पार्ट्स हैं। एक होता है प्रोटोकॉल, एक होता है डोमेन नेम या नेम एड्रेस, और एक होता है हमारा फाइल का एग्जैक्ट फाइल लोकेशन। पर जरूरी नहीं कि फाइल लोकेशन हमेशा हो। आप केवल https://www.techtipnow.in भी लिखोगे तो वो भी आपका URL हो सकता है। तो 3 कंपोनेंट्स, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम या नेम और एड्रेस ऑफ द सर्वर, देन द लोकेशन ऑफ द एग्जैक्ट फाइल। ये URL होता है, फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ।
it is talking about the web server. Now it is very important to understand what is this web server. तो सर्वर का मतलब जो आपको क्या देता है, सर्विस देता है. देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर में, मैं यहाँ पर एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने यहाँ पर एक एड्रेस डाला टेक टिप नाउ, ठीक है. आपने ये वेबसाइट को ओपन करने का प्रयास किया. अब ये जो टेक टिप नाउ है आपके कंप्यूटर में तो है नहीं, ये अक्रॉस द ग्लोब कहीं ना कहीं होगा. तो आप इस समय क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, क्लाइंट हो गए. अब आपकी रिक्वेस्ट वाया मॉडेम आपके आईएसपी के थ्रू होते हुए किसी दूर किसी कोने में, यूएस में या कहीं पे भी, सिंगापुर में जो सर्वर बनाया हुआ है या जो कंपनी जो सर्वर की सर्विस देती है, उसके सीपीयू में ये आपकी वेबसाइट टेक टिप नाउ स्टोर होगी. ऑलराइट. तो पहली बात तो ये कि जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर है रिमोटली प्लेस्ड सीपीयू में, ये सीपीयू आपके घर का सीपीयू तो नहीं होता, ये उससे बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है ना. इट्स अ काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर. हालांकि सुपर कंप्यूटर बोलना गलत होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है. तो इसके सीपीयू में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सारे ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो अब जब टेक टिप नाउ की रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से यहाँ तक आएगी, तो ये क्या करेगा, सर्वर इसको प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद इसका रिजल्ट आप तक पहुँचाने का कार्य करता है, तो वापस ये रिस्पॉन्स देता है. तो यहाँ पर ये वेब सर्वर जो होता है, ये बेसिकली वेब के कंटेंट्स को स्टोर करता है, और यही वेब सर्वर आपके क्लाइंट तक सर्विस पहुंचाता है, वेबसाइट को भेजने का कार्य करता है. नाउ एज ए हार्डवेयर ये स्टोर करने का कार्य कर रहा है, आप देख सकते हैं. और एज ए सर्वर ये इसका डोमेन नेमिंग का कार्य करता है, मतलब उसको एड्रेसिंग करने का भी कार्य करता है. नाउ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट. अब जैसे मैंने आपको बोला, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका सर्वर है. तो जब आप इसको रिक्वेस्ट भेजोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, क्योंकि www तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को ही फॉलो करता है. जब ये रिस्पॉन्स देगा तो वापस आपको किस फॉर्म में मिलता है, एचटीटीपीएस रिस्पॉन्स के फॉर्म में. तो एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स, इस बात को आपको ध्यान रखना है. ऑलराइट. सो दिस इज समथिंग अबाउट द वेब सर्वर. आपसे बात होती है कि वेब सर्वर कार्य कैसे करता है. तो वेब सर्वर का कार्य करने का मतलब ये है कि पहले तो ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों होता है. आपने इसमें वेबसाइट को क्या कर दिया, पहले स्टोर कर दिया. अब जब कंप्यूटर सिस्टम आपके क्लाइंट से, यहाँ से जब आप टेक टिप नाउ एड्रेस को भेजते हो, तो ये उस एड्रेस को उस सर्वर तक पहुँचाता है जहाँ पर वो डेटा उस टेक टिप नाउ का स्टोर है. ये सर्वर इस डेटा को यहाँ से प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स के फॉर्म में वापस आपके यहाँ तक रिटर्न करता है. सो दैट इज बेसिकली द सिंपल प्रोसेस. इट्स जैसे नॉर्मल सर्वर्स होते हैं वैसे ये भी कार्य करता है. द थिंग इज दैट व्हाट इज दिस वेब होस्टिंग. वेब होस्टिंग बेसिकली क्या है, जो आपकी वेबसाइट पर नाम दिया जाता है वो कार्य होता है वेब होस्टिंग का. साथ ही साथ वेब सर्वर का जो स्पेस होता है वो भी प्रोवाइड करने का काम वेब होस्टिंग का होता है. तो वेब होस्टिंग कंपनीज सर्विसेज हैं बेसिकली, जहां पर वेब सर्वर का और डोमेन नेम दोनों की सर्विसेज आपको मिल सकती हैं. देखिए, हमने एक वेब पेज बनाया और इस तरह से कई वेब पेजेस बनाए, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया. तो ये क्या बन गई, मेरी एक वेबसाइट बन गई. अब ये आपने अपने कंप्यूटर में रखी हुई है. अब दुनिया इसको कैसे देखेगी, तो आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट को किसी सर्वर में डालेंगे. अब सर्वर आपको कैसे मिलेगा, तो जो वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा डैडी, गो डैडी का. अब ये कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं है, सिंपल टॉप ऑफ द माइंड आया. लो चलो एक और ले लो, होस्टिंगर. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको वेब होस्टिंग आप बोल सकते हैं. अब ये क्या है, आपको सर्वर मतलब स्पेस भी देती है, प्लस वेब डोमेन नेम मतलब आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे. भाई आपने वेबसाइट तो बनाई, इसको कैसे लोग एक्सेस करेंगे, तो आप कुछ नाम देंगे इसका. तो जो नाम आप देंगे www.techtipnow.in, वो आपको खरीदना पड़ेगा. तो कौन बेचेगा आपको, वो वेब होस्टिंग वाली जो सर्विसेज हैं. तो ये आपको डोमेन नेम की सर्विस भी दे रही है, प्लस आपको सर्वर भी दे रही है. तो डोमेन नेम सर्विस से क्या होगा, आपके वेबसाइट का नाम आ जाएगा, और वेबसाइट का जो कंटेंट है इसको उठा के आप इसके सर्वर में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे. तो ये कार्य होता है बेसिकली आपके वेब सर्विस वेब होस्टिंग का. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मैं आगे बढ़ता हूँ. हाउ टू होस्ट ए वेबसाइट. तो भाई आपने पहले वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहले आपको उसका डोमेन नेम परचेस करना होगा. तो डोमेन रजिस्ट्रार्स होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, वेब होस्टिंग जैसे होस्टिंगर है, गोडैडी, ये आपको सेल करती हैं. आप वहाँ जाके नाम सर्च करो, जो भी नाम आपको देना, अगर वो अवेलेबल है आप खरीद लेंगे. उसके बाद में आपका जो कंटेंट है, वेब होस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको स्पेस प्रोवाइड करेंगे. जो भी अमाउंट आप देते हैं आप अपनी फाइल को वहाँ जाके स्टोर कर देंगे.
फिर उसके बाद जो आपकी वेबसाइट का नाम है उसको उस फाइल जहाँ पे होस्टिंग सर्विस से आपने उसको लिया है उनका आपस में मैपिंग करेंगे, ताकि जो कंटेंट आपका है उसके साथ आपका जो वेबसाइट का नाम है वो आपस में कनेक्ट हो जाए। और उसके बाद दुनिया फिर क्या कर सकती है, उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ के अब बात करूँगा वेब ब्राउज़र की। हम सभी जानते हैं गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, एप्पल का जो सफारी हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको हम एज के नाम से जानते हैं, ये सभी हमारे वेब ब्राउज़र हैं। जो भी वेब पेजेस होते हैं उनको देखने के लिए ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यही इसका बेसिक डेफिनेशन है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ एड ऑन्स एंड प्लगइन्स। वेल, जैसे गूगल क्रोम है, अब गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, हो सकता है उसमें कुछ प्रोग्राम्स, कोई वेबसाइट ऐसी हो जिसके प्रोग्राम उसमें ना चल पा रहे हों, तो ऐसे में गूगल क्रोम में अलग से स्मॉल प्रोग्राम्स एज एन एक्सटेंशन अवेलेबल होते हैं, जिनको आप उनको आप जब इंस्टॉल करेंगे तो क्रोम के साथ वो इंस्टॉल हो जाते हैं और वो प्रोग्राम जो वेबसाइट के हैं वो चल पाते हैं। अब एड-ऑन्स और प्लगइन्स क्या हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों ही काइंड ऑफ एक्सटेंशन है। एड-ऑन्स और प्लगइन्स में सिर्फ इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो एड-ऑन्स होते हैं वो स्पेसिफिकली क्रोम को लेकर ही बनाए गए, जबकि जो प्लगइन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जिनको आप एज एन एक्सटेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के साथ में, या इंडिपेंडेंटली भी अलग से फाइल को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्लगइन में फ्लैश प्लेयर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसमें अलग से आप एनिमेशन का काम कर सकते हैं, प्लस गूगल क्रोम में जो वेबसाइट ओपन होती हैं उनके भी एनिमेशंस को आप वहाँ पे देख सकते हैं। एड-ऑन्स में क्या है, एड-ऑन्स में जैसे यहाँ पर अगर मैंने कोई नाम दिया हो, तो मैंने नाम तो कोई नहीं दिया, लेकिन गूगल क्रोम एक्सटेंशन में जैसे एक कैमी एडमिन के नाम से एक पीडीएफ रीडर का एक्सटेंशन है। मैंने बात की आपसे किसके बारे में, कैमी के बारे में। ऑलराइट, अब ये जो कैमी एक्सटेंशन है इसको आप इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन गूगल क्रोम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं पीडीएफ एडिटिंग के लिए, जैसे गूगल क्लासरूम वगैरह में। तो एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स के बीच का ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस मैंने आपको वैसे भी लिख के दे दिए कि एड-ऑन्स जो होते हैं वो कंप्लीट प्रोग्राम्स हैं, प्लगइन्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली, प्लगइन्स आर कंप्लीट प्रोग्राम, एड-ऑन्स कंप्लीट नहीं होते हैं। एड-ऑन्स जो होते हैं वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, जबकि प्लगइन्स होते हैं। एड-ऑन जो होते हैं वो ब्राउज़र के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसी के साथ उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन प्लगइन्स को आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो सिस्टम में। एड-ऑन्स जो होते हैं वो ब्राउज़र्स के लिए ही बनाए जाते हैं या ब्राउज़र्स के साथ ही जुड़ के कार्य करते हैं, जबकि प्लगइन्स जो होते हैं इंडिपेंडेंटली बिना ब्राउज़र के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ विच इज़ अगेन ईमेल। ईमेल वैसे आप सभी जानते होंगे कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करते हैं, जैसे लेटर का आदान प्रदान करना, ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। ईमेल यूज़ करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है इसका एड्रेस। और जो ईमेल का एड्रेस होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक जिसे हम जानते हैं यूज़र नेम के नाम से और एक डोमेन नेम। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखो, inform@gmail.com, तो @ जो है वो सेपरेटर का काम कर रहा है। जीमेल क्या है, यहाँ पर एक सर्विस है जो ईमेल की सर्विस दे रही है। कुछ और सर्विसेज जीमेल के अलावा जैसे आप जानते भी होंगे gmail.com है, देन आप hotmail.com का इस्तेमाल कर सकते हैं, देन वी कैन यूज़ outlook.com, तो ये outlook.com हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही हो गया। देन rediffmail.com भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले था yahoo.com, अब yahoo.com को जीमेल ने खरीद लिया है, ठीक है। तो ये सब इस ऐसे अलग अलग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जहाँ पे जाके आप अपना ईमेल का खाता खोल सकते हो, फिर उससे दूसरे को ईमेल कर सकते हो। ईमेल के केस में, और अगर आप याहू में अपना ईमेल खोलते हो तो आप ऐसा नहीं कि जीमेल से जीमेल को भेजोगे, आप जीमेल से याहू, याहू से आउटलुक, या किसी को किसी भी ईमेल एड्रेस में, मतलब किसी भी सर्विस का ईमेल हो आपके पास, सब में आप आपस में भेज सकते हो। ये बात हुई मेरे ईमेल की। इसमें जो बात होती है कि जब आप ईमेल करते हो तो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो टू, जहाँ पे एड्रेस लिखते हो जिसको आपको भेजना है। फिर उसमें सीसी होता है, कार्बन कॉपी, अगर एक ही साथ 10 लोगों को आपको ईमेल करना है, एक ही ईमेल करना है, आपने टू में एक एड्रेस डाला, बाकी 9 को सीसी में डाल दिया, तो क्या होगा, जितने भी रेसिपिएंट्स हैं उन सबको बाकी सभी 9 लोग का एड्रेस दिखता रहेगा। बीसीसी में इसका उल्टा होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, 10 लोगों को ईमेल भेजनी, एक को टू में डाला, बाकी 9 को बीसीसी में डाल दिया, तो जितने भी रिसीवर होंगे उनको ये नहीं पता चलेगा कि बाकी 9 लोग कौन है, उनको ये लगेगा कि केवल मेरे को ये भेजा गया है, दैट इज बीसीसी। इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आप टॉपिक लिखते हो, देन मैसेज का बॉक्स रहता है जहाँ पे आप पूरी ईमेल का लेटर लिखते हो,
देन अटैचमेंट में जाके आप फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी इसको जानते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आप जियो जॉइन यूज़ करो, जियो कॉल यूज़ करो, व्हाट्सएप यूज़ करो। ये जियो जो है ये पूरा इसने तहलका जो मचाया है, क्यों मचाया है? क्योंकि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो बेसिकली ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन के लिए हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, और इसको टेलीफोनिक प्रोटोकॉल भी कहा जाता है क्योंकि कॉन्वर्सेशन आप बहुत अच्छे तरीके से इससे कर सकते हैं और ये बहुत सस्ता होता है और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी बेहतर होती है। ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की अगर आप बात करें तो ये सस्ता है। दूसरा, आसानी से आजकल आप कहीं पे भी देखें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर नुकसान की बात करें, इंटरनेट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। इंटरनेट सही नहीं आएगा तो आपका वाइप चलेगा नहीं, व्हाट्सएप ही नहीं चलेगा, तो कॉल कहाँ से आप करेंगे? तो ये इसकी बात होती है। तो ये पूरा, और दूसरा जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं वो कभी भी वाइप पे नहीं दिए जा सकते क्योंकि ये पूरा इंटरनेट पे बेस्ड है। तो ऑफलाइन अगर आपको काम करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पे इसको आप प्रयोग नहीं कर सकते। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। Then we will see another application that is called chat. Chat is real time communication, और इसको हम ये बोलते हैं कि चैट में सेम जैसे अगर आप स्काइप को यूज़ कर रहे हो तो स्काइप में अगर आपका अकाउंट है तो जिससे आपको चैट करनी है उसका भी अकाउंट स्काइप में ही होना चाहिए। तो जैसे गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, गूगल हैंगआउट है, ये सभी आपके चैट में आते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग इसमें की जा सकती है, साथ ही साथ ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन भी इसमें किया जा सकता है। एक ही पॉइंट जो इसमें मेन रहता है वो ये कि अगर आप स्काइप यूज़ कर रहे हो, अगर आप याहू मैसेंजर यूज़ कर रहे हो तो सामने वाले से तभी चैट कर पाओगे जब वो भी याहू मैसेंजर में बैठा होगा। तो सेम एप्लीकेशन पे ही लोग आपस में चैटिंग कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। देन फाइनली वी विल सी द कुकीज़। कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल। वी ऑल नो दैट कि कुकीज़ जो होती हैं स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो कि ज़्यादातर वेबसाइट्स के थ्रू आती हैं आपके सिस्टम तक और आपके सिस्टम के ब्राउज़र में जाके एज एन हिस्ट्री स्टोर की हो जाती हैं। ये बेसिकली आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में अमेज़ॉन को ओपन किया और आपने शू का उसमें सर्च किया, तब क्या होगा? अमेज़ॉन इमीडिएटली कुकी भेजेगा, ये कुकी आपकी हिस्ट्री में आ जाएगी। अब वहाँ पर वो अमेज़ॉन में जो जो आपने एक्टिविटी की उन सबको स्टोर कर लेगा। अब नेक्स्ट टाइम फिर जब आप अमेज़ॉन ओपन करोगे तो उन्हीं एक्टिविटी, वो जो कुकीज़ का डेटा है वो वापस जब आपने अमेज़ॉन ओपन किया तो अमेज़ॉन के सर्वर में जाएगा, कुकीज़ की वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी और वो चेक करेगा कि लास्ट टाइम आपने क्या किया, और उसी की बेसिस पे फिर आपके लिए डेटा तैयार करेगा और वापस आप तक भेज देगा। तो कुकीज़ जो होती है ना, ओवरऑल आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन आजकल बैड कुकीज़ भी बनना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो फेक कुकीज़ बनाती हैं। जब आप गलती से भी उसे डाउनलोड कर लेते हैं किसी वेबसाइट के या किसी ईमेल के थ्रू, तो गलती से डाउनलोड हो जाती है, आप नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उसे क्लिक कर दें, यस कर दें, एक्सेप्ट कर दें, तो ये अगर आपके सिस्टम में आएगी तो फिर आपके सिस्टम को नुकसान भी हो सकता है। तो नाउ डेज कुकीज़ जो हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। आइडियली अगर आप देखोगे तो कुकीज़ जो थी वो मार्केट में आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ही प्रयोग की जा रही थी। तो ये था ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा एक सिंगल चैप्टर जिसको मैंने वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। इंटरनेट भी हमने कवर किया, हमने कंप्यूटर नेटवर्क के फंडामेंटल्स भी कवर किए, और ये पूरी तरह से कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस दोनों के लिए है। और आप दोनों को ये पूरा पढ़ना होगा, चाहे आप सेक्शन ए दो, चाहे B1 दो, चाहे सेक्शन B2 दो, तो आपको ये पूरा स्टडी करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंगल शॉट जो कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशली मैंने क्यूट के लिए बनाया है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसी उम्मीद के साथ सेशन को एंड करूँगा यहीं पे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा क्योंकि नंबर मेरे बहुत कम है, नंबर बढ़ाना है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।